हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ और हमने अभी तक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने ये पढ़ा था कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन की प्रतिक्रिया चलती है। और साथ ही साथ हमने अगले पार्ट में क्या देखा था कि कंडक्टिंग जोन क्या क्या काम करता है और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी जोन देखा था। हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि लंग्स के आउटर में पैराइटल प्लूरा पाया जाता है। लंग्स के अंदर वाला लेयर जो होता है उसे विस्लर प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। प्लूरल फ्लूइड जो होती है हमें थ्रस्ट या फिर एक्सटर्नल डैमेजेस होने से लंग्स को बचाने का काम करती है। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा, हम देखेंगे ब्रीदिंग किसे कहते हैं और ब्रीदिंग कैसे होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग रहेगा। तो ब्रीदिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग के लिए हम सबसे पहले देखते हैं आखिरकार ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है। तो क्या है, द इनटेक ऑफ गैसेस फ्रॉम, गैसेस मतलब एयर, फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से हम क्या ले रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं। उस प्रोसेस कहाँ ले रहे हैं, तो लंग्स के अंदर ले रहे हैं जिसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। एंड रिमूवल ऑफ गैसेस एयर फ्रॉम lungs to environment combinedly called breathing। तो क्या हुआ, जब हम इनटेक करते हैं, किसे इनटेक करते हैं, जब हम गैसेस को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से लेते हैं। कहाँ लेते हैं, तो लंग्स के अंदर फिलिंग होती है गैस की। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। वहीं पे जब हम CO2 या गैसेस को बाहर निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, लंग्स से निकालते हैं। कहाँ उसे छोड़ा जाता है, तो नाक के जरिए कहाँ आता है, वो एटमॉस्फेयर में आता है, इन्वायरमेंट में आता है। इसको एक्सपायरेशन बोला जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेसेस। एक और इसका डेफिनेशन हो सकता है क्या, breathing is a process in which gaseous exchange gaseous exchange
takes places from atmosphere to lungs and lungs to atmosphere। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज हम करते हैं, गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। गैसेस जो होती हैं आदान प्रदान होती हैं कैसे, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ और लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर की तरफ, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसीजर, चलता कैसे है और इसमें नर्वस सिस्टम का क्या रोल रहता है। तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल रेस्टिंग फेज में हमारा लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स है। और हमें ये पता है बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में सी लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है। सी लेवल पे जो प्रेशर होता है गैसेस का वो कितना होता है, 760 mmHg गैसेस का प्रेशर होता है। वहीं पे लंग्स के अंदर हम देखते हैं, अगर इन नॉर्मल फेज में है तो लंग्स के अंदर भी कितना है, 760 mmHg। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या है, कोई भी पार्शियल प्रेशर किसी का न दोनों का बराबर है, दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना है, इक्वल है। सो नो एक्सचेंज, इस कंडीशन में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का। लेकिन हम कुछ ऐसा करें, यहां पे क्या है, प्रेशर इसका भी सेम है, पार्शियल प्रेशर इसका भी सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करें जिसके वजह से लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, लंग्स की साइज जो है वो अंदर से बढ़ जाए। लंग्स की साइज अगर बढ़ती है, क्या बढ़ती है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लंग्स के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम अंदर का बढ़ेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे था, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह पे एकत्रित थे तो वो प्रेशर ज्यादा लगा रहे थे वॉल पे। लेकिन जब स्पेस हम बढ़ा देंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो गया और हमने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से साइज में इंक्रीमेंट आया, तो साइज बढ़ा। तो इस वजह से अब जो पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो पार्शियल प्रेशर है वो तो एज इट इज है। एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है एटीएम का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 760 mmHg ही है, 760 mmHg है। लेकिन लंग्स के अंदर साइज बढ़ने से और प्रेशर कम होने से और वॉल्यूम बढ़ने से जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो 758 हो जाता है mmHg। कितना हो गया, 758 mmHg। अब पार्शियल प्रेशर क्या कहती है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है, द मूवमेंट ऑफ gaseous molecules from higher partial pressure to lower partial pressure। तो क्या हुआ, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट होगा, गैसेस का मूवमेंट होगा हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ।
तो यहाँ पे अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो कहाँ पे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में इस समय ज्यादा है। तो गैसेस का मूवमेंट किधर होगा, एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर से ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है। तो लंग्स की तरफ मूवमेंट होगा किसका, गैसेस का, गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा किसकी तरफ, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ। जब ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आते हैं लंग्स के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन, ये था इंस्पायरेशन। अब हम देखते हैं क्या, एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में देखिए क्या हो रहा है, हमने यहां पे देखा था अभी क्या, ये था इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर क्या हुआ था, प्रेशर जो है वो क्या हुआ था, कम हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। यानी प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जो है कम था और वॉल्यूम जो है ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था। और एटमॉस्फेयर में कितना था पार्शियल प्रेशर, 760 mmHg। और लंग्स की साइज बढ़ने की वजह से, साइज हमने ऐसा कुछ मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ था लंग्स का। अब हम देखेंगे आगे कैसे इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज हुआ था, साइज इंक्रीज हुआ था, इस वजह से इसके अंदर की जो पार्शियल प्रेशर है, स्पेस तो उतना ही है और मॉलिक्यूल्स उतने ही है, स्पेस बढ़ा है, तो इस वजह से 758 हो जाता है। और गैसेस किधर मूव करती हैं, बाहर से अंदर की तरफ। मतलब एटमॉस्फेयर से, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव कर रही है अंदर की तरफ। अब अगले केस में क्या है, इसको तो क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। अब हम देख रहे हैं एक्सपायरेशन के लिए। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, साइज जो है, साइज डिक्रीज होगी, प्रेशर, साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अंदर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। और है ये क्या, लंग्स। बाहर का प्रेशर अभी भी कितना है, 760 mmHg। और अंदर जो है प्रेशर कितना हो गया, 762 mmHg। अब इस वजह से मूवमेंट किधर होगा, डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इसको क्या कहा जाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल इसे कैसे होता है। तो इन दोनों चीजों को कराता कौन है, तो हमारा ब्रेन करवाता है। कौन करवाता है, ब्रेन करवाता है। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन देखते हैं। इंस्पायरेशन देखते हैं। तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम इधर बनाएंगे। ये हमारा है पॉन्स, क्या है, ब्रेन का पार्ट कौन सा है, पॉन्स है। और ये हमारा है क्या, मेडुला।
मेडुला। मेडुला के पास क्या होता है? डीआरजी। फुल फॉर्म होती है इसकी डोर्सल रिस्पायरेटिव ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं? डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इंस्पायरेशन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ कि इंस्पायरेशन के अंदर क्या हुआ, हमारा जो ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन ही कैरी करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो ब्रेन के अंदर कौन कैरी करता है? तो मेडुला वाला जो रीजन होता है उसके पास एक सेंटर पाई जाती है, क्या? डीआरजी, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये डीआरजी क्या करता है? दो इंपल्स जनरेट करता है। क्या? इंपल्स जनरेट करता है। इसमें से एक इंपल्स जो जाता है वो जाता है डायफ्राम के पास, और दूसरा इंपल्स जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है ये रिब्स में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? रिब्स के अंदर पाई जाती है। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, जो हमारा डायफ्राम है, अब सबसे पहले हम देखते हैं डायफ्राम कैसे वर्क करता है, इंस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है। डायफ्राम जो है, ये नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग फेज में डायफ्राम इज डोम शेप। नॉर्मल कंडीशन में जो डायफ्राम होता है ये किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। तो इस वजह से जो एक इंपल्स आया था, कहां से? डीआरजी से, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से जो इंपल्स आया था, वह इंपल्स इस पे असर दिखाता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें? ये डोम शेप है, डोम कन्वर्टेड इनटू फ्लैट। डोम शेप कैसा कन्वर्ट हो जाता है? फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है? लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? लंग्स जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये ऊपर वाला पोजीशन कौन सा है? एंटीरियर पोस्टीरियर। इस पे क्या है? ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन था, इस पे हमारी क्या है? लंग्स है। ये क्या है? लंग्स है। इनके अंदर क्या चेंजेस आए? तो जब ये फ्लैट होगा, डायफ्राम फ्लैट में कन्वर्ट होगा, डायफ्राम फ्लैट में कन्वर्ट हुआ, लंग्स के अंदर क्या हुआ? एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे ग्रोथ हुआ। एंटीरियर
posterior axis increase। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे लंग्स के साइज की वृद्धि हुई, ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ जब ग्रोथ होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या चीज होगी, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ लंग्स के अंदर वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और प्रेशर कम होगा। तो ये दो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या, प्रेशर जो है वो कम होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि लंग्स के लिए हमने पढ़ा क्या था कि लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है हमारी पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा जो होती है वो अटैच्ड होती है किससे, डायफ्राम से। वो किससे अटैच्ड होती है, डायफ्राम से। और जो जो विस्लर प्लूरा होती है वो अटैच्ड होती है, ये क्या है, विस्लर प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा जो है वो अटैच्ड होती है किससे, डायफ्राम से और रिब केज से और स्टर्नम से। वहीं पे विस्लर प्लूरा जो होती है वो अटैच्ड होती है किससे, लंग्स वाले रीजन से। तो जैसे ही पैराइटल प्लूरा के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, क्या आएगी, पैराइटल प्लूरा के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, और जब ये डोम शेप से डायफ्राम कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लैट में, तो जब ये पैराइटल प्लूरा खींचेगी तो साथ ही साथ क्या खींचेगा, विस्लर प्लूरा के अंदर भी स्ट्रेचिंग आएगी और इस वजह से लंग्स के अंदर भी स्ट्रेचिंग आएगी। तो हुआ क्या, पैराइटल प्लूरा attached with Whistler pleura attached with lungs। और यहीं पे एक लाइन क्या लिखेंगे, पैराइटल प्लूरा attached with diaphragm। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो गए, पैराइटल प्लूरा जो है वो हमारा अटैच्ड होता है किससे, डायफ्राम से। साथ ही साथ पैराइटल प्लूरा जो होता है वो अटैच्ड होता है विस्लर प्लूरा से, और विस्लर प्लूरा जो होता है वो अटैच्ड होता है लंग से। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम जो है डोम शेप से फ्लैट में कन्वर्ट होगा, तीनों के अंदर स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। इस वजह से क्या हो गया कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। इस पे क्या होगा, चेंजेस आएंगे और जो साइज ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज करेगी, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डायफ्राम में ये इफेक्ट आया। अब हम देखते हैं एक और चीज, अब हम देखते हैं क्या, सेकंड जो गया था कहां पे गया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। किसके पास इंपल्स गया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, जो हमारी ये रिब्स होती हैं,
ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बाहरी हिस्से में ये मसल्स देखने को मिलती हैं। ये क्या है? रिब्स है हमारी। और ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये हमारे रिब्स के अंदर देखने को मिलती है। अब इस पे क्या इफेक्ट होगा हम देखते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स stretch outward and upward। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी? सबसे पहले तो बाहर निकलेंगी, आउटवर्ड की तरफ आएंगी और फिर ऊपर की तरफ जाएंगी। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रिब केज है उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? वो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में आती हैं और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इसके साथ यही होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है स्ट्रेच होगी और क्या होगा? आउटवर्ड मूव करेगा और इनवर्ड मूव करेगा। इसके साथ साथ रिब्स के साथ कौन मूव करेगा? स्टर्नम क्योंकि अटैच रहती है रिब्स से तो वो भी मूव करेगी। तो साथ में तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट कौन से एक्सेस पे देखने को मिलता है? डॉर्सो वेंट्रल। ये डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है। तो ये हमारा वेंट्रल रीजन है और पीछे वाला क्या है? डॉर्सल है। तो इसमें मूवमेंट किस साइड में देखने को मिलता है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस। किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है? डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये क्या था? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या देखने को मिला कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी होती हैं ये मूव करवाती हैं किसको? रिब्स केज को और स्टर्नम को। कहां? तो अपवर्ड, आउटवर्ड, सबसे पहले तो आउटवर्ड एंड देन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है जब हम सांस लेते हैं। जैसे हमने सांस लिया तो क्या हुआ? हमारा रिब केज जो है सबसे पहले बाहर निकलता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसके साथ ऐसा होता है और इस जो मूवमेंट होती है इसको डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस पे मापा जाता है। तो इन दोनों के साथ ये हुआ। तो इंस्पायरेशन की कंडीशन में ऐसा होगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, अब यहां पे भी देखिए क्या हुआ, रिब लंग्स parietal pleura connected with ribs and sternum। parietal pleura connected with Whistler pleura। Whistler pleura कनेक्टेड विथ लंग्स। क्या देखने को मिला हमें कि लंग्स जो है
लंग्स का जो पैराइटल प्लूरा है वो कनेक्ट रहता है किससे, रिब्स से, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम से, और जो पैराइटल प्लूरा है वही कनेक्टेड रहता है किससे, विस्लर प्लूरा से, और विस्लर प्लूरा जो है वो कनेक्टेड रहता है लंग से, जिस वजह से जब भी स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग इन रिब्स मसल्स it act on lungs also. So lungs capacity, lungs volume will increases and pressure decreases. जाहिर सी बात है क्या होगा कि लंग्स के अंदर की जब कैपेसिटी बढ़ेगी, जब इनटेक की कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये था हमारा क्या, इंस्पायरेशन। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन। ये क्या था हमारा पोन्स, ये क्या था मेडुला, ये क्या था डीआईजी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेंटर है क्या, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, जो इंपल्स डीआईजी के पास, डीआईजी किसके पास भेज रहा था, दो के पास, कहां कहां पे, एक डायफ्राम और एक जा रहा था कहां पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स के पास, ये डायफ्राम के पास और इंटरकोस्टल मसल्स के पास कौन भेज रहा था, मेडुला भेज रहा था, ठीक है, और डीआरजी के जरिए इस चीज को ये क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा। क्या करेगा, स्विच ऑफ। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, स्विच ऑफ करता है। किसे स्विच ऑफ करता है, डीआरजी के सेंटर को, जो इंपल्स जा रही है कहां पे, डायफ्राम के पास और मसल्स के पास। वहीं पे हम देखें इंस्पायरेशन जो होता है वह एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपायरेशन जो होता है ये पैसिव होता है, पैसिव प्रोसेस, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है एक्सपायरेशन की कंडीशन में, लेकिन वहीं पे इंस्पायरेशन की कंडीशन में क्या होता है कि हमें एनर्जी की खपत होती है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है किसको, डीआरजी को, जो इंपल्स जा रही थी कहां पे, डायफ्राम के पास और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। इस वजह से अब क्या होगा कि डायफ्राम जो है अभी कैसा हो गया था, फ्लैग शेप में हुआ था। कब, जब हमने इंस्पायरेशन किया था और पल्मोनरी कैपेसिटी बढ़ी थी, पल्मोनरी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था और ये सब चीजें हुई थी, और अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ था। लेकिन इंस्पायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, अब ये फिर से वापस किस शेप में चला जाएगा, डोम शेप में। वापस किस शेप में जाएगा, डोम शेप में जाएगा, जिसके वजह से लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर
इंक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी लंग्स की। इसमें क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वहां पे ये तीनों चीजें उल्टा हो रहा था। एक्सपायरेशन में देखिए, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज हो रही थी, प्रेशर डिक्रीज हो रही थी, साइज लंग्स का इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो गया, प्रेशर जो है देखिए यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा था इंस्पायरेशन की केस में, एक्सपायरेशन की केस में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी हुई थी, साइज बढ़ा था, तो इस वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से डोम शेप में होगा तो एक्सपायरिट हो जाएगा, जो भी एयर था लंग्स के अंदर वो बाहर निकल जाएगा। उसमें फिलिंग हुई थी, इसमें एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये होगा। तो ये जो चलता है, एक्सपायरेशन जो चलता है वो चलता है कितने देर के लिए, 3 सेकेंड के लिए, और वहीं पे इंस्पायरेशन जो चलता है वो 2 सेकेंड के लिए चलता है। ठीक है, 2 सेकेंड के लिए और 3 सेकेंड के लिए चलता है। इस वजह से 5 सेकेंड्स में एक ब्रीदिंग की जाती है। इस हिसाब से हम देखें तो 1 मिनट में कितना होगा, 12 बार, 12 पचे 60, तो 12 बार ही हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन था। क्या था, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब इसमें देखिए हुआ क्या, डायफ्राम के अंदर क्या हुआ, ये चेंजेस आए। वहीं पे अब हम इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर देखें क्या चेंजेस आएंगे एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में देखिए इंटरकोस्टल एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर देखिए क्या चेंजेस आएंगे। एक्सपायरेशन के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जो लंग्स के पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमने देखी थी, वो फिर से अपने रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे। किसमें, रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे। और जब ये रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे तो जो मूवमेंट हुआ था अपवर्ड मूवमेंट किधर हुआ था, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। किसका मूवमेंट हुआ था, रिब्स एंड स्टर्नम, पूरे रिब केज का ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन होगी, और ये मूवमेंट जो हुआ था आउटवर्ड ये होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अपवर्ड का बैकवर्ड, डाउनवर्ड। ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या, जो मूवमेंट हुआ था इंस्पायरेशन की कंडीशन में, अपवर्ड रिब्स गई थी और स्टर्नम गया था, और आउटवर्ड निकला हुआ था, ऊपर की तरफ आया था। सबसे पहले क्या होता है, अपवर्ड जाता है और फिर बाहर की तरफ निकलता है। तो यहां पे क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ कि मसल्स रिलैक्स की, और रिलैक्स करने की वजह से क्या हुआ,
जो हमारा बाहर की तरफ सबसे पहले, अब इस बार क्या होगा, नीचे जाएगा यानी डाउनवर्ड जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा यानी बैकवर्ड जाएगा। तो ये देखने को मिलेगा किसमें, इंस्पायरेशन की केस में। अब हम देखते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करें, कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आप शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, और एकाएक पानी हमारे आंखों के सामने और नाक के सामने आ जाता है, हम सांस लेने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो हम फट से जैसे ही पानी से वहां से दूर होते हैं तो बहुत कस के सांस लेते हैं। या फिर हम सफोकेशन फील कर रहे हो, जैसे कोल्ड स्टोर में चले गए जहाँ पे आलू प्याज ये सब रखा जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा गैसेस निकलते हैं और रिस्पायरेशन प्रतिक्रिया वहां पे चल रही होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से जब हम वहां पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज हो चुकी है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि इंस्पायरेशन जो है ये एक कैसी प्रोसीजर है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसीजर, एक्टिव है। एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव है। ठीक है, अब ये नॉर्मल था, ये दोनों क्या थे, नॉर्मल थे। अब हम फोर्सफुली देख रहे हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या होगा, एक्टिव होगा। इंस्पायरेशन तो हमेशा एक्टिव रहेगा, और एक्सपायरेशन फोर्सफुल ये भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसीजर होती है, एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव होती है। और जो हमारी इंस्पायरेशन होती है फोर्सफुली, ये एक्टिव होती है। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है, एटीपी रिक्वायर्ड यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, और इसमें क्या होता है, पैसिव में एक्टिव एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन देखते हैं। यहाँ पे भी डीआरजी ही सेंटर है, सेंटर हमारा क्या है, डीआरजी है, और पॉन्स और मेडुला वही सब सेम एज इट इज है। फिर से क्या हुआ, फिर से ये हमारा क्या था, मेडुला वाला रीजन था, और ये क्या था, डीआरजी था। डीआरजी इंपल्स भेजेगा इस बार भी कहां पे, डायफ्राम के पास, डायफ्राम के पास, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड अब यहां पे देखिएगा, एंड 3 more type of muscles help in forcefully इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायरेशन के अंतर्गत डायफ्राम एज इट इज वैसा ही काम करता है,
लेकिन डायफ्राम भी अपने क्या करता है, एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिव करता है। किसको? एब्डोमिनल मसल्स भी एक्टिव होती है। डायफ्राम के साथ साथ कौन एक्टिव होते हैं? एब्डोमिनल मसल्स भी एक्टिव होती है। एब्डोमिनल मसल्स जो होती है हमारे जो नीचे के पार्ट्स के जो स्टमच और ये सब पाए जाते हैं, ये सब नीचे थोड़ा सा घिसकते हैं, तब जाके डायफ्राम जो होता है, अगर मान लीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम 1 सेंटीमीटर चेंज आया है, तो फोर्सफुली में जो है ये कम से कम 10 सेंटीमीटर 10 गुना जो है अपने आप को स्ट्रेच करने में कैपेबल रहता है। ठीक है, और इस वजह से लंग्स की कैपेसिटी जो होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है, इसलिए हम ज्यादा सांस ले पाते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन की कंडीशन में। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल मसल्स जो होती है, अब इसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं? स्केलिन मसल्स, पेक्टोरलिस, स्टर्नो, क्लाइडो, मेट्रॉइड्स। ये 3 मसल्स जो होती हैं, ये क्या है? मसल्स। स्केलिन मसल्स, पेक्टोरल्स मसल्स एंड स्टेर्नोक्लाइडोमेटॉइड मसल्स। ये 3 मसल्स मिलके क्या करवाती हैं? फोर्सफुल इंस्पायरेशन करवाती हैं। ठीक है, डायफ्राम भी करवाता है मिलके, और साथ ही साथ कौन करवाता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करवाती हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की कंडीशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है। इंस्पायरेशन का जो टाइम पीरियड होता है नॉर्मली जो 2 सेकंड का था वो अब 1 सेकंड तक का हो जाता है। नॉर्मली क्या हुआ, जो इंस्पायरेशन का टाइम था कितने देर का था? इंस्पायरेशन जो है अगर मान लीजिए पहले कितना था, 2 और 3 का था, 1:2, 2 और 3 का था, तो अब जो है इंस्पायरेशन कितने देर का हो जाता है? 1 सेकंड का हो जाता है। और जो एक्सपायरेशन होता है यह 2 सेकंड का रहता है। इस वजह से क्या होता है कि अब जो इंसान जो सांस ले रहा था पहले कितनी बार ले रहा था? 12 बार ले रहा था, अब वो जो है 20 टाइम्स लेगा। कितनी बार? 20 बार कम से कम सांस का आदान प्रदान करेगा, 20 टाइम्स। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं? फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारा जो मेडुला वाला रीजन है, डीआरजी है, डीआरजी फिर से इंपल्स जनरेट करता है। एक जाता है डायफ्राम के पास, दूसरा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, और 3 और टाइप की मसल्स होती हैं उनके पास भी जाता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पे। एक होता है स्केलिन, एक होता है कौन सा? स्केलिन मसल्स, पेक्टोरल्स मसल्स एंड स्टेर्नोक्लाइडोमेटॉइड मसल्स। ये तीनों मसल्स जो होती हैं वह एक्टिवली काम कर रही होती हैं। ये तीनों मसल्स जो होती हैं ये एक्टिवली काम कर रही होती हैं। तो इन तीनों की वजह से भी क्या होता है, और ये चौथा और ये पांचवा, इन 5 चीजों की वजह से हमारा क्या होता है? इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन चलता है। फोर्सफुली इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो पहले हम टाइम 2 सेकंड का ले रहे थे इंस्पायरेशन करने के लिए, अब वो टाइम पीरियड कितने देर का हो जाता है? आधा रह जाता है, 1 सेकंड का हो जाता है। और एक्सपायरेशन का जो टाइम रहता है वो 2 सेकंड का हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हम जो पहले सांस ले रहे थे कितनी बार? 12 बार ले रहे थे, 5 सेकंड लग रहे थे पूरी एक ब्रीथ को कंप्लीट करने में, अब वो कितना सेकंड लग रहा है?
3 सेकंड ही लगता है, और इस वजह से हम 20 टाइम्स ज्यादा सांस ले पाते हैं, 20 टाइम्स ज्यादा फीलिंग होती है लंग्स के अंदर, क्योंकि हमें लंग्स के अंदर अब क्या है, सफोकेशन फील हो रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग टाइम जो है वो कम हो जाती है, और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की फीलिंग तो होती है, उतनी ही होती है, लेकिन टाइम पीरियड जो नॉर्मल ब्रीदिंग में चल रहा था वो कम हो जाता है। एक्सपायरेशन में क्या हुआ, एक्सपायरेशन अब एक्टिवली काम करेगा। ये एक्ट करेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स पे। एब्डोमिनल मसल्स पे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, ये हमारा पॉन्स है, पॉन्स ने क्या किया, जनरेट किया न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ने इम्पल्स को तो डिसलोकेट कर दिया, लेकिन साथ ही साथ एक और इम्पल्स जाएगा, और कहां पे जाएगा, ये जाएगा एब्डोमिनल मसल्स के पास। जो हमारे एब्डोमेन साइड की जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर क्या होता है, जब भी आप देखिएगा हम जब सांस कस के छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है पीछे से कोई प्रेशर लग रहा है। डायफ्राम जो है, डायफ्राम डोम शेप में जो नॉर्मल बन रहा था उससे भी ज्यादा ऊपर तक उठेगा डायफ्राम का शेप। इस वजह से ज्यादा लंग्स के अंदर से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आएगी, तो फिर ज्यादा फीलिंग भी होगी। इस वजह से हांफने लगता है इंसान, इंसान का सांस लेने का जो तरीका है नॉर्मल कंडीशन से वो बदल जाता है। तो ये देखते हैं हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब हम अगली क्लास में जो है वाइटल कैपेसिटीज जो होती है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटीज देखेंगे, जो भी कैपेसिटीज होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्दर।